नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जहां आपको मिलती है खबर A to Z। तो आज की बड़ी खबरें क्या हैं और इनके पीछे की असल खबर क्या है, जानने के लिए देखते हैं आज का न्यूज डिकोड। अब आते हैं पत्रों की पॉलिटिक्स पर। खबर एक खत से जुड़ी हुई, जिसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री को लिखा है। खड़गे ने पीएम मोदी से 2021 की जनगणना जल्द कराने की मांग के साथ एक पत्र लिखा है। यह भी कहा है कि जाति आधारित जनगणना आप पूरी करवाएं और उसके आंकड़े सामने लाएं। ये खत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को लिखा है। वैसे खत रविवार को लिखा गया था, जिसे आज वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सार्वजनिक किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की कि 2021 की जनगणना जल्द से जल्द कराई जाए। खड़गे ने अपने पत्र में लिखा कि जनगणना जाति आधारित हो, इससे सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। रविवार को ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से 2011 की जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की थी। आपको बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही जाति आधारित जनगणना का ऐलान कर चुके हैं। इसको 2 फेज में करने की घोषणा हुई है। पहला फेज कंप्लीट हो भी चुका है। दूसरे फेज की जनगणना 15 अप्रैल से शुरू होगी। इसके लिए जातियों के कोड जारी कर दिए गए। हर जाति को अलग अलग कोड दिया गया है। अब देखना होगा कि खड़गे की मांग पर केंद्र सरकार का रुख क्या रहता है। तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री को सीधे पत्र लिखा, जाति आधारित जनगणना की मांग की। सवाल उठता है कि जाति आधारित जनगणना क्या है और इसके क्या फायदे होंगे और क्या इसके कोई नुकसान भी हैं। जरा इस बात को भी डिकोड करते हैं। देश में किस जाति के किस आबादी में लोग रहते हैं, कितनी संख्या में लोग रहते हैं और जाति के आधार पर उनकी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति क्या है, इसका पूरा डेटा कलेक्ट करना ही जातिगत जनगणना कहलाती है। खड़गे के खत के बारे में अगर आप डिटेल जानें तो आपको ये भी बता दें कि यूपीए सरकार ने आज़ादी के बाद पहली बार 2011-12 के दौरान करीब 25 करोड़ परिवारों को कवर करते हुए सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना यानी SECC करवाई थी, जिसकी रिपोर्ट खुद यूपीए सरकार ने सार्वजनिक नहीं की। फिर 2014 में एनडीए की सरकार बनी, तब से कांग्रेस जातिगत जनगणना की मांग जोर शोर से करती आई है। अर्थ ये कि जातिगत जनगणना के मसले पर वक्त के हिसाब से राजनीतिक दल अपना रुख बदलते रहें या अपने पक्ष के मुताबिक मांग रखते रहें। सत्ताधारी दल को लगता है कि जाति आधारित जनगणना से समाज में जाति गुटबाजी बढ़ेगी, समाज बढ़ जाएगा, जाति विभाजन का सीधा फायदा क्षेत्रीय दलों को मिलेगा। समर्थन करने वाले कहते हैं कि जाति पिछड़ेपन का पता चल जाएगा। आंकड़ा पता चल गया तो पिछड़ी जातियों को आरक्षण का फायदा आनुपातिक दृष्टि से मिलेगा, उन्हें मजबूत बनाया जा सकता है। तथ्य ये है कि ब्रिटिश सरकार और आजाद भारत की सरकारें भी इस मांग को लगातार टालती आई, डेटा सार्वजनिक करने से बचती आई। ये माना जाता है कि जिस समाज की आबादी घट रही होगी, उस समाज के लोग परिवार नियोजन से दूरी अपना सकते हैं। सामाजिक ताना बाना या बैलेंस बिगड़ने का खतरा भी होता है। साल 1951 में तब के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल इस प्रस्ताव को खारिज कर चुके थे, इस प्रस्ताव को अमान्य कर चुके थे। हालांकि अब इस पत्र पर क्या कोई रिएक्शन आएगा, आप इतने डिटेल के बाद समझ ही गए होंगे कि इस पर आगे क्या हो सकता है या क्या आगे का रुख रह सकता केंद्र का, लेकिन फिर भी खत लिखना यह भी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि 2023 में उनकी सरकार बनी तो प्रदेश में बुलडोजर वाली कार्रवाई छत्तीसगढ़ में भी दिखेगी। जवाब दिया मुख्यमंत्री भूपेश ने, कहा कि बीजेपी का यह सपना राज्य में जनता पूरे होने नहीं देगी। ये अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की तस्वीरें जो आपने इसके पहले कई बार देखी होंगी। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस कार्रवाई का आगाज किया था, जिसका असर मध्य प्रदेश में भी दिखा। साथ ही दूसरे प्रदेशों में भी बीजेपी नेता ऐसी कार्रवाई का जमकर समर्थन करते दिखे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो सोमवार को बुलडोजर वाली कार्रवाई के नाम कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर बहस शुरू हुई।
बीजेपी ने दावा किया कि अगर वो सत्ता में लौटी तो अपराधियों के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई प्रदेश में होगी। हमारी सरकार जब बनेगी, ज्यादा दिन नहीं है, 5-6 महीने की देरी है, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, आसाम है सुदूर, वहां पर अपराधियों की क्या गति हो रही है, सब लोग के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, यहाँ भी चलेगा। वहीं बीजेपी के दावे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिया, कहा कि बीजेपी को प्रदेश में बुलडोजर चलाने का मौका नहीं मिलेगा। उनको मौका नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कितना भी यहाँ नफरत फैलाने की कोशिश करें, वो सफल नहीं होंगे। तो कुल जमा हासिल ये कि बुलडोजर भले यूपी और एमपी में चल रहे हों, लेकिन उसकी धमक छत्तीसगढ़ की सियासत में भी सुनाई पड़ रही है। तो अक्सर ये बुलडोजर राजनीति में और राजनीतिक गलियारों में दिखाया जाता है और इसका डर भी बताया जाता है। तो बीते कुछ सालों में योगी बुलडोजर नीति के ऊपर सवाल उठते आए। एमपी, असम जैसे राज्यों में इस नीति का अनुसरण किया है, पर विपक्षी दल इस नीति का पुरजोर विरोध भी करते आए। तो आज निष्पक्ष तरीके से इस बुलडोजर नीति के सारे पहलुओं को हम डिकोड करके आपके सामने रख रहे हैं। पहली बात, बुलडोजर नीति का समर्थन करते हैं उनका तर्क यह है कि इससे अपराधियों में खौफ तारी होता है और जुर्म पर अंकुश लगाना आसान हो जाता है। साथ ही सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस रखने वाली छवि भी बनती है। दूसरी बात, बुलडोजर नीति के समर्थन में नेता जो बयान देते हैं उससे सवाल उठता है, क्या भारत का कानून ऐसा कदम उठाने की इजाजत देता है? इसका जवाब है, मौजूदा कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि किसी संदिग्ध या आरोपी के घर पर आप बुलडोजर चला दें। सरकार ये कहती है कि बुलडोजर नगर निगम से जुड़े कानून के उल्लंघन के ऊपर चलाया गया। अगर ऐसा है तो सरकार को नोटिस और नोटिस के बाद सुनवाई का मौका देना चाहिए। यहाँ सवाल ये भी उठता है, क्या कानून किसी व्यक्ति को अपराध सिद्ध होने पर उसका घर गिराने की इजाजत देता है? तो ये भी समझ लीजिए और जान लीजिए कि भारतीय दंड संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि किसी व्यक्ति के दोषी पाए जाने पर आप उसका घर गिरा सकें। सरल शब्दों में कहें तो अपराध रोकने के नाम पर कानून का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है और कई राज्यों में हो रहा है। अगली खबर है मध्य प्रदेश से, जहां कांग्रेस पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। वचन पत्र को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक सोमवार को हुई और वचन पत्र समिति की बैठक के बाद कुछ लोक लुभावन घोषणाएं सामने आने लगी। मिशन 2023 के लिए कांग्रेस वचन पत्र बनाने को लेकर लगातार मंथन कर रही है। भोपाल में कांग्रेस वचन पत्र समिति की अहम बैठक में आज कुछ फैसले लिए गए। महिलाओं को 1500 रुपए महीना देने का वायदा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वायदा, पुरानी पेंशन बहाली भी वचन पत्र में शामिल होगी। महिलाओं के लिए अलग से वचन पत्र जारी होगा और जिला स्तर पर भी अलग से वचन पत्र बनेगा। माताओं बहनों के लिए, सभी वर्गों के लिए और समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए विशेष ध्यान रखा गया है और सबको ध्यान में रखते हुए ही ये वचन पत्र तैयार। खुद भारतीय जनता पार्टी फर्जी और छलावा देने वाली पार्टी है। पता चल जाएगा चुनाव में दिसंबर में कौन कितने पानी में है। बीजेपी ने कांग्रेस के वचन पत्र को छलावा पत्र बताते हुए कहा कि अब कांग्रेस का गेम ओवर हो चुका है। वो वचन पत्र नहीं, छलावा पत्र है। पिछली बार वो जो छलावा दे चुके हैं, धोखा दे चुके हैं, उसकी पुनरावृत्ति करने की कोशिश है, लेकिन अब नकाब उतर चुका है, गेम ओवर हो चुका है। जनता जान चुकी है कि ये छलावा है। छलावा समिति की बैठक। किसान कर्ज माफी जैसे वायदों के सहारे साल 2018 में सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी को इस बार भी अपने वचन पत्र और वायदों पर पूरा भरोसा है। तो समय का पहिया एक बार फिर से वैसी स्थिति में आ चुका है जैसा कि करीब 5 साल पहले था। 2018 की बात करें, जब कांग्रेस ने अपना वचन पत्र सार्वजनिक किया, सवाल उठता है कि इस बार उसमें और क्या क्या डाला गया है, यानी क्या बेसिक फर्क है उस घोषणा पत्र में और अब की बार के घोषणा पत्र में। डिकोड कर रहे हैं। करीब 5 साल में नर्मदा का काफी पानी बह गया, जो ऐसा हम अक्सर कहते हैं, यानी काफी कुछ हो चुका है। सियासी समीकरण और राजनीतिक हालात काफी बदल चुके हैं। पिछली बार कांग्रेस की फैमिली के अहम मेंबर अब की बार साथ नहीं है, विरोधियों के साथ हैं। सबसे बड़ा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। पिछली बार कांग्रेस ने जब वचन पत्र जारी किया, तब उस मौके पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और चुनाव अभियान समिति के मुखिया के नाते ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी के साथ थे।
तब सिंधिया ने कहा था कि हमारी सोच सकारात्मक, प्रगतिशील और एक नए सवेरे की सोच है। पहली बार घोषणा पत्र नहीं, वचन पत्र और संकल्प पत्र जैसे नाम सामने आए। इस बार ये देखना होगा कि सिंधिया का कांग्रेस के वचन पत्र पर अब किस तरह का रुख आता है। पिछली बार और इस बार के घोषणा पत्र की तुलना करें तो रसोई गैस के दाम में छूट एक बड़ा दांव है। जो पिछले वचन पत्र में देखने को मिला था उसका एक एक्सटेंशन भी अब की बार है। ये देखना होगा कि क्या जनता पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस के हाथ पर भरोसा करके हाथ मिलाती। चलिए, इसमें भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन अब इस वक्त में कांग्रेस और क्या क्या वचन शामिल करती है और इनकी काट बीजेपी कैसे ढूंढती है, देखना होगा। अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां हेट स्पीच के मामले को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बिरनपुर के मसले को लेकर कुछ बीजेपी नेताओं के खिलाफ जो नोटिस था उसका विरोध जताया। हाथों में बीजेपी का झंडा, राज्य सरकार के खिलाफ नारे और नेताओं कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। तस्वीरें रायपुर में बीजेपी के प्रदर्शन की हैं। सोमवार को बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने एकात्म परिसर से लेकर सिविल लाइंस थाने तक पदयात्रा निकाली। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता अपने नेताओं के खिलाफ हेट स्पीच के मामले को लेकर बेहद नाराज नजर आए। दरअसल बिरनपुर में हुई हिंसा के बाद कुछ बीजेपी नेताओं के खिलाफ हेट स्पीच देने को लेकर समन जारी हुआ, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी का कहना है कि सौहार्द और शांति बनाए रखें। बीजेपी इस बात के पक्ष में है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सौहार्द और शांति बनी रहे, इसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी नेताओं ने हेट स्पीच जैसी कोई बात नहीं की। बिरनपुर में भाई भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई तो वहाँ कोई नहीं था, कोई भाजपा का नेता नहीं था। कानूनविदों से सलाह ली गई है, उसके आधार पर जवाब बनाया है। किसी भी प्रकार का कोई भी हेट स्पीच का मामला उस पर नहीं बनता। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश में है। भारतीय जनता पार्टी धार्मिक ध्रुवीकरण के साथ साथ यहाँ के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर एक बार फिर बिरनपुर के बहाने हेट स्पीच और धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा सिर उठाता दिख रहा है। असली सबक तो ये कि बिरनपुर जैसी घटना दोबारा फिर ना हो। तो मामला हेट स्पीच का है जो छत्तीसगढ़ में इस वक्त जारी है, और इसी बहाने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर के लिहाज से जरा हम डिकोड करते हैं क्या है ये। करीब 8-9 महीने पहले केंद्र सरकार ने 5 साल के लंबे परामर्श के बाद सोशल मीडिया पर नफरत वाले कंटेंट को रोकने के लिए एंटी हेट स्पीच कानून बनाने की तैयारी शुरू की। हेट स्पीच को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों, अन्य देशों के कानून और अभिव्यक्ति की आज़ादी के तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कानून का एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। जल्दी ही इसे सार्वजनिक राय के लिए भी पेश किया जाएगा। इसमें हेट स्पीच की परिभाषा स्पष्ट होगी ताकि लोगों को भी तो पता चले कि जो वो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, दर्शा रहे हैं, क्या वो कानून के दायरे में आता है, कहीं वो हेट स्पीच तो नहीं। विधि आयोग ने हेट स्पीच पर अपने परामर्श पत्र में साफ किया कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हिंसा फैलाने वाली स्पीच को आप हेट स्पीच माने। इंटरनेट पर पहचान छिपाकर झूठ और आक्रामक विचारों को आसानी से फैलाया जा रहा है। ऐसे में भेदभाव बढ़ाने वाली भाषा को भी आप हेट स्पीच के दायरे में ला सकते हैं। अभी देश में हेट स्पीच से निपटने के लिए 7 तरह के कानून इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनमें से किसी में भी हेट स्पीच को परिभाषित नहीं किया गया। यूरोपीय संघ और अमेरिका में हेट स्पीच की परिभाषा तय है और उम्मीद है कि देश में भी ऐसा जल्दी ही होगा। आज की न्यूज़ डिकोड में बस इतना ही। परिवार का और अपना अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।